Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24th और 25th ऑफ नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट चेकआउट करेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखेंगे क्या नई बातें सामने आई हैं, फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट ने मनाया, वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किस टीम ने जीती है, नाइट सफारी कहाँ पे शुरू हो चुकी है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एक नया मेंबर नेशन कौन सा जुड़ चुका है, नेशनल अवार्ड ऑफ गुयाना किसको दिया गया और लास्ट में RS-26 रुबेज मिसाइल के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वेयर वॉज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 हेल्ड? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 को कहां पर आयोजित किया गया? आंसर है बी ऑप्शन, गोवा। ये 55th एडिशन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, जिसकी सेरेमनी हाल ही में पणजी गोवा में कंडक्ट की गई। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें यहाँ पे तो ये फाउंड किया गया था 1952 में। ये है अमंग द एशियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल और एनुअली इसको कंडक्ट किया जाता है गोवा में। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको फॉर ग्लोबल फिल्म मेकर्स, जहाँ पे ये जाके एक्सेलेंस अपना शोकेस करते हैं, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फॉस्टर करते हैं। इसका जो पहला एडिशन था वो मुंबई में हुआ था और बाद में डिफरेंट सिटीज़ में ये मूव किया, लाइक कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। और I-FI की बात करें तो ये साउथ एशिया का इकलौता फिल्म फेस्टिवल है जो कि एक्रेडिटेड है बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन एज अ कॉम्पिटिटिव फीचर फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो हमें बस वेन्यू याद रखना है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 कहाँ पे हुआ है, तो आंसर है गोवा। और इस साल ये कौन सा एडिशन था, तो 55th नंबर का एडिशन था। ठीक है, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज अ स्टैटिक फैक्ट्स। सबसे पहले जिसका फर्स्ट एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था, किस साल में हुआ, तो 1952 में मुंबई के अंदर हुआ था। ठीक है, और इन विच सिटी इज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया प्राइमरली हेल्ड, सो आंसर हियर इज गोवा, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम गोवा की बात करें तो कौन सी रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहा जाता है, इट इज द मंडोवी रिवर। और गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इट इज द कोंकणी। फाइन, अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फ्रेट समिट 2024? ये हमने अभी 2-3 दिन पहले किया था। आंसर है यहाँ पे दुबई। रिसेंटली द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी इन कोलैबोरेशन विद स्वयास ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन योगा फॉर स्पेस एट विच प्लेस? ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया बेंगलुरु सिटी में। Recently, where was the 4th edition of Foreign Office Consultations between India and Zambia held? ये हुआ था ल्यूसाका में। Recently, where was the 19th session of the United Nations Forum on Forest held? ये एडिशन हुआ था न्यूयॉर्क में। Where was the Asia Clean Energy Summit 2024 held? ये समिट कंडक्ट की गई सिंगापुर में। Recently, where was the World Future Energy Summit 2024 organized? ये समिट हुई थी अबू धाबी में। Recently, where was the first International Dairy Federation Asia Pacific Summit held? ये पहला ऐसा समिट या एडिशन था और ये हुआ है कोची, केरला के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which organization recently published the State of the World's Children 2024 report? हाल ही में किस संगठन ने State of the World's Children 2024 रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, दैट इज यूनिसेफ। ओके, यूनिसेफ ने पब्लिश किया है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट में इन्होंने हाईलाइट किया है कि 1 बिलियन बच्चे ऐसे हैं फिलहाल जो हाई रिस्क फेस कर रहे हैं फ्रॉम क्लाइमेट एंड द एनवायरमेंटल हजार्ड। ठीक है, तो ये जो इनकी रिपोर्ट है ये यूनिसेफ की एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है जहाँ पे ये ग्लोबल इश्यूज को एनालाइज करते हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि कन्फ्लिक्ट, चाइल्ड लेबर एंड डिसेबिलिटीज़। जो 2024 की रिपोर्ट है इन्होंने इसको लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे जो कि 20th ऑफ नवंबर को होता है। और यहाँ पे फोकस किया गया है लिसन टू द
फ्यूचर पे। आप कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट की थीम इन्होंने रखी है लिसन टू द फ्यूचर, ओके। और ये जो थीम है ये एम्पलीफाई करती है चिल्ड्रन के वॉइसेस को ऑन देयर एस्पिरेशन। और बाय द एंड ऑफ 2050 ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया, चाइना, नाइजीरिया और पाकिस्तान ये 4 कंट्रीज अकेले अकाउंट करेंगी फॉर 1/3 ऑफ द ग्लोबल चाइल्ड पॉपुलेशन। और इंडिया के अंदर हम प्रोजेक्ट करते हैं कि 350 मिलियन बच्चे हो जाएंगे 2050 तक, जो कि लार्जेस्ट शेयर रहेगा ग्लोबल लेवल पे डिस्पाइट 106 मिलियन डिक्लाइन, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रिपोर्ट के अंदर जो भी बातें लिखी होती हैं वो आपके एसए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आप जब प्री क्वालिफाई करके कहीं पे भी मेंस का एग्जाम देंगे और अगर आपका रिटन एग्जाम है तो वहाँ पे एसए पूछा जाता है या फिर कोई आपको नोट वगैरह लिखने को दिया जाता है, तो वहाँ पे आप इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे वनडे एग्जाम में आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। वनडे एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है कि पर्टिकुलर रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है। तो हमें याद रखना है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट को जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को जो पिछले दिनों न्यूज में थे। फर्स्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप ग्रिड के नाम से भी जानते हैं, रिसेंटली पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश किया है जेनेवा बेस्ड IDMC ने यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर ने। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट दी है विपो ने यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024, ये पब्लिश किया है यूनिसेफ ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट थी UNCTAD की यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट दी थी IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज एड फॉर ट्रेड इन एक्शन सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, ये दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। और यहाँ पे लास्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, ये रिपोर्ट दी थी SDSN ने यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 रिलीज हो चुका है और इसको रिलीज कौन करता है, याद रखिएगा इसको रिलीज किया है जर्मन वॉच ने अलॉन्ग विद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। तो जो पहले 3 स्पॉट होते हैं इस इंडेक्स में उनको टोटली वैकेंट छोड़ दिया गया और डेनमार्क को 4th पोजीशन दी गई है, ठीक है। इंडिया की पोजीशन इसमें 10th नंबर पे आती है और CCPI में ये इवेलुएट करते हैं प्रोग्रेस को ऑन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसीज, और ये कवर करता है लगभग 63 कंट्रीज को एंड द यूरोपियन यूनियन। फोकस है जो भी दुनिया के लार्जेस्ट एमिटर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ग्रिप बनाना, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 10th और पहले के जो 3 पोजीशंस थे उनको वैकेंट छोड़े गए। 4th नंबर पे था इसमें डेनमार्क कंट्री, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस इंडेक्स से याद होने चाहिए। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स देखते हैं, कुछ डिफरेंट इंडेसेस को चेकआउट करेंगे जो न्यूज में थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which organization recently launched the Multi-Dimensional Vulnerability Index? इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन। What is the rank of India in the Environment Performance Index of 2024? इसमें इंडिया की रैंक थी 176। इसमें खास बात क्या है कि सिर्फ 180 कंट्रीज को ही यहाँ पे एग्जामिन किया गया था, यानी कि हमारी ये जो रैंक है 176 ये है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ओके। Which organization recently released the Global Economic Prospect Report? इस रिपोर्ट को दिया था वर्ल्ड बैंक ने। Which organization recently released the Global Food Policy Report 2024? ये पब्लिश किया था इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। Which organization recently published the State of the World's Children 2024 report? ये रिपोर्ट दिया है यूनिसेफ ने, अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। World Intellectual Property Indicators Report is published by which organization? आंसर है विपो, World Intellectual Property Organization। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड CEEW's report, which of the following states have been placed on the topmost position in terms of
वाटर मैनेजमेंट के मामले में कौन से स्टेट टॉप पोजीशन पे थे? तो ये है हरियाणा, कर्नाटका एंड पंजाब। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सारी रिपोर्ट मिलते जुलते हैं, कैसे याद रखना है इनको, लेकिन जब आप फ्रिक्वेंटली इनको रिवाइज करते जाएंगे और थोड़ा सा माइंड में बैठाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी रिपोर्ट्स बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और अगर आप हमारी डेली जो एक करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं उनको कवर करते हैं तो आप देखते होंगे कि हर रिपोर्ट को हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, राइट। लाइक पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या बातें लिखी हुई हैं या क्या बातें सामने आई। ठीक है, तो इस तरह से होता क्या है, वो रिपोर्ट फिर आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का है और पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ पे सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछ रहा है तो आंसर है ए ऑप्शन, नागालैंड। खास बात क्या है कि जापान इस इवेंट के लिए हमारी ऑफिशियल पार्टनर कंट्री रहेगी और ये फेस्टिवल एनुअली कंडक्ट हम करते हैं फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे नागालैंड के कल्चर को शोकेस किया जाता है थ्रू म्यूजिक, आर्ट एंड इंडिजिनस गेम्स। इसको पहली बार सन 2000 में स्टार्ट किया गया था। गोल क्या है यहाँ पे, स्टेट के कल्चर को प्रमोट करना, इंटर ट्राइबल इंट्रैक्शन को इनकरेज करना और नागा के हेरिटेज को प्रेजर्व करना। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करता है स्टेट का टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट और सपोर्ट इसको देता है हमारा यूनियन गवर्नमेंट। इसका नाम हॉर्नबिल क्यों रखा गया है? हॉर्नबिल बेसिकली एक कलरफुल बर्ड का नाम है जो कि सेंट्रल है टू द फोकलोर ऑफ मेनी नागा ट्राइब्स, इसीलिए इसका नाम हॉर्नबिल है। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और इस साल हमारी ऑफिशियल पार्टनर कंट्रीज के लिए है जापान। पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। ओके, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स। द फर्स्ट वन इज, Recently, scientists have discovered 300 new Nazca lines in which country? ये लाइन्स डिस्कवर हुई हैं पेरू कंट्री से। What are geoglyphs and petroglyphs recently seen in the news? ये क्या है? ये ancient art forms हैं। Simhachalam temple which was seen in the news is located in which Indian state? सिम्हाचलम टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। फिर गंगम्मा जत्रा अ फोक फेस्टिवल recently celebrated in which Indian state? ये फेस्टिवल है आंध्र प्रदेश का। हिंगलाज माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये टेम्पल है पाकिस्तान में। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन मतलब IHRC which was seen in the news is functioning under which ministry? IHRC वर्क करती है अंडर कल्चर मिनिस्ट्री। The replica of the Indian Constitution manuscript was showcased at which international event in 2024? Indian Constitution manuscript का रेप्लिका शोकेस किया गया एट द शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2024। फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Which country won the Women's Asian Hockey Champions Trophy 2024? महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किस देश ने जीती है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडिया। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने जीत ली है अपना तीसरा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल विद 1-0 विक्ट्री और किसको हरा के जीता है? तो आंसर है चाइना। ठीक है, यहाँ पे दीपिका ने स्कोर किया था डिसिसिव गोल इन द 3rd क्वार्टर एट द राजगीर हॉकी स्टेडियम जो कि बिहार में है। इसी के साथ ही इंडिया की सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल है जो कि हमने अपने होम ग्राउंड पे जीती है। ठीक है, ऐसे तो हमारी 3rd है ये, लेकिन होम ग्राउंड पे जीतने वाली सेकेंड टाइटल है ये। तो जो इसका फाइनल है वो एक बहुत क्लोजली कंटेस्टेड मैच था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज शोकेस हुई दोनों टीम की तरफ से। ओके, तो आपको याद रखना है कि वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीता है इंडिया ने और किसको हरा के जीता है हमने? तो चाइना को हरा के जीता है। और कहाँ पे ये हुआ है? तो इंडिया के अंदर बिहार में ये कंडक्ट किया गया है। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम स्पोर्ट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज Nikhत Zareen, who recently won the gold medal at the Alorda Cup 2024, belongs to which sports? निखत जरीन जो आजकल चर्चे में है क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एलॉर्डा कप 2024 में। ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये एक बॉक्सर है। Recently, which country won the gold medal in the Archery World Cup in the men's recurve event? इसमें गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने। इंडिया वन विच मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस वुमेन्स चैंपियनशिप 2024? इसमें कौन सा मेडल इंडिया ने जीता था? तो आंसर है ब्रोंज मेडल। विच प्लेयर वन द WTT फीडर बियरथ टेबल टेनिस 2024 टाइटल? ये है जी साथियान। रिसेंटली वेयर वॉज द एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? ये चैंपियनशिप हुई शिमला में। Who won the women singles title at the WTT feeder Beirut 2 2024 in Beirut, Lebanon?
यहाँ पे वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता है श्रीजा अकुला ने. Recently, who became the first Indian to win a match in a Masters 1000 tournament on clay courts? This is Sumit Nagal. Okay. Question number 6 है Which city has become home to India's first night safari? कौन सा शहर भारत की पहली रात्रि सफारी का घर बन गया है? यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन लखनऊ. लखनऊ में इंडिया की फर्स्ट नाइट सफारी स्टार्ट की गई है कुकरेल नाइट सफारी पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर में. और ये 900 एकड़ का पार्क है जो कि ऑफर करेगा नाइट एंड डे सफारीज को. इसी के साथ यहाँ पे इको टूरिज्म प्रमोट होगा और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑब्वियसली बूस्ट होगा. चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को टारगेट किया है कि उनको कंप्लीट किया जाए बाय द एंड ऑफ जून 2026 और यहाँ पे फोकस है सस्टेनेबिलिटी और सोलर एनर्जी. इस इनिशिएटिव का पर्पस है कि हम टूरिज्म को बूस्ट कर सकें और एक यूनिक वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें हमारे विजिटर्स को. इसी के साथ याद रखिएगा कुकरेल 5th नाइट सफारी डेस्टिनेशन है ग्लोबल लेवल पे. ठीक है, तो कौन सी सिटी है जो कि जहाँ पे इंडिया की पहली नाइट सफारी स्टार्ट कर दी गई है? तो ये है बी ऑप्शन लखनऊ. ठीक है, यहाँ पे अगर आप यूपी की बात करें तो कौन सा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूपी में जो जाना जाता है अपने मुगल एरा के आर्किटेक्चर के लिए? तो ये है वेरी फेमस ताजमहल. सब जाते हैं यहाँ विजिट करने इसको. और कौन सी एक एंशिएंट सिटी है यूपी की जिसको कि जाना जाता है एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा? इट इज द मथुरा सिटी. ठीक है, और कौन सी रिवर है जिसको जो कि बहुत ज़्यादा सैक्रेड है और प्राइमरली फ्लो होती है थ्रू यूपी? इट इज़ द गंगा रिवर. अगली स्लाइड में चलिए हम नेशनल करंट अफेयर्स कुछ देखते हैं. विष्णुपद टेम्पल एंड महाबोधि टेम्पल आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये दोनों टेम्पल्स मिलेंगे आपको बिहार में. वाधवन पोर्ट इज अ प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पोर्ट है महाराष्ट्र में. What is the name of the digital initiative launched by the Railway Protection Force to honor its martyrs? तो ये है Digital Memorial of Valor. Recently, which ministry issued an order to establish the National Task Force to formulate protocols governing the safety of doctor? ये ministry है Health and Family Welfare. Recently, a rainwater harvesting project in which state uncovered megalithic urn burials. ये project था केरला का. Recently, who became the new chief minister of NCT Delhi? NCT Delhi की नई चीफ मिनिस्टर बनी आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल को रिप्लेस करके क्योंकि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था. हिंगोट वार फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये फेस्टिवल है मध्य प्रदेश का. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे एनुअली? प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस अलग चीज़ है और नेशनल चिल्ड्रंस डे अलग चीज़ है. ठीक है, तो इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 20th of November को ताकि हम बच्चों के वेलफेयर को प्रमोट कर सकें और इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, उनके बारे में बात करें. ठीक है, तो इस दिन को स्टैब्लिश किया गया था 1954 में. किसने किया था? यूनाइटेड नेशंस ने ऑब्वियसली. और ये जो डे है ये एडवोकेट करता है चिल्ड्रन के वेलबींग को और साथ ही फॉस्टर करता है ग्लोबल टुगेदरनेस को. इस साल के लिए हमने थीम रखी है लिसन टू द फ्यूचर और ये थीम हाईलाइट करती है कि क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों की वॉइसेस को इंक्लूड करने का इन द डिसीजंस जो कि अफेक्ट करते हैं उनके लाइफ्स को कहीं ना कहीं. और ये एम्फेसाइज करता है इस बात पे कि हमें एक नर्चर और इक्विटेबल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे एनुअली हम सेलिब्रेट करते हैं बी ऑप्शन 20th of November को. ओके, अगली स्लाइड में हम डेज एंड थीम्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे. द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? वर्ल्ड पोलियो डे होता है 24th of October को. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर एवरी ईयर? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जून को. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2024? वर्ल्ड टीबी डे के लिए हमने थीम रखी थी येस वी कैन एंड टीबी. और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड टीबी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं तो ये हर साल 24 मार्च को होता है. विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थिएटर डे एवरी ईयर? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 27th of March को. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024? इसके लिए हमने थीम रखी है इनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. ठीक है, और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब होता है? ये हर साल 12 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड टूरिज्म डे एवरी ईयर? आंसर है 27 सितंबर. और लास्ट है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल पोस्टल डे एवरी ईयर? आंसर इज 10th of October. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 104th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 114 नंबर का सदस्य बन गया है?
आंसर है बी ऑप्शन, आर्मेनिया कंट्री। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आर्मेनिया बन चुका है 104th फुल मेंबर नेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और आईएसए की बात करेंगे अगर, तो ये एक आप कह सकते हैं ट्रीटी बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि इंडिया ने फाउंड किया था फ्रांस के साथ मिलकर, जहां पे सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो इस अलायंस का पर्पज है $100 बिलियन मोबिलाइज करवाना बाय द एंड ऑफ 2030। और ये जो फंड है किस लिए यूज किया जाएगा, लार्ज स्केल सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट के लिए। आर्मेनिया की मेंबरशिप को फॉर्मलाइज किया गया विद द एक्सचेंज ऑफ द रेटिफाइड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन द आर्मेनियन एम्बेसडर एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो हमें बस ये याद रखना है कि आर्मेनिया 104th नेशन बन चुका है हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑफिशियली कब लॉन्च किया गया था, तो 2015 में। कौन सी दो कंट्रीज हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं इसके लिए, तो दीज आर इंडिया एंड फ्रांस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, सो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सोलर एनर्जी एट ग्लोबल लेवल, राइट। फिर इसके अलावा अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, आंसर है 1989 में। Recently, which country's parliament has approved a controversial anti-LGBTQ bill, the Human Sexual Rights and Family Values Bill? ये बिल पास हुआ है घाना कंट्री में। Which country has proposed a new climate fund to be financed through voluntary contributions from fossil fuel producing countries? ये कंट्री है अजरबैजान। Rampage missile was developed by which country? इस मिसाइल को डेवलप किया है इजराइल ने। The next year, Reykjanes Peninsula, recently seen in the news due to volcanic eruption, is located in which country? ये पेनिनसुला न्यूज में आया बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन और ये है आइसलैंड में। Recently, where was the 5th edition of India Philippines Joint Defence Cooperation meeting held? ये मीटिंग हुई है मनीला फिलीपींस में। Recently, which country has banned the entry of the visitors with Israeli passport? तो इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर को देखते हुए मालदीव्स कंट्री ने ये डिसीजन लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ गुयाना रिसेंटली कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया गुयाना का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? इसका नाम था द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं, द ऑर्डर ऑफ वेलर, द क्राउन ज्यूल ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, लेकिन करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे रिसीव किया है गुयाना का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस, और इसको कन्फर किया है यहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने। इसी के साथ मोदी जी बन चुके हैं 4th फॉरेन डिग्निटरी टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इनको ऑनर किया गया विथ डोमिनिका का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जिसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। यहाँ के प्रेसिडेंट ने इनको दिया था इसी मंथ में, और डोमिनिका अवार्ड को इनको दिया गया है ड्यूरिंग द 2nd इंडिया कैरिकॉम समिट जो कि हुई थी जॉर्ज टाउन में। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी 2nd फॉरेन लीडर हैं आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ टू रिसीव द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ डोमिनिका। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ को 1969 में दिया गया था और उसके बाद किसी भी फॉरेन डिग्निटरी को नहीं दिया गया अंटिल नाउ। ठीक है, तो अब जो है 2nd फॉरेन डिग्निटरी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी होगी कि गुयाना ने अपना सर्वोच्च नेशनल अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। उस अवार्ड का नाम क्या है? तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वन इज recently who has been appointed as the director in the Department of Promotion of Industry and Internal Trade? तो DPIIT में नए डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं प्रतिमा सिंह। Who was awarded the Rohini Nayyar Prize 2024 for promoting the STEM education in rural India? रोहिणी नैयर प्राइज दिया गया है अनिल प्रधान को। Recently who has been conferred the नृत्य कलानिधि Award 2024? This is Neena Prasad. Recently, which union minister received the Lifetime Achievement Award for his contributions in dietology? This is Jitendra Singh. Recently, who has been given additional charge of Telangana Governor and Lieutenant Governor of Puducherry? This is C.P. Radhakrishnan. Vinay Veer, who recently passed away, was associated with which field? तो विनय वीर का हाल ही में देहांत हो गया और ये जर्नलिस्ट थे। Recently, which Indian food brand became the first to win an international टेस्ट अवार्ड? ये है प्रसोमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
What type of missile is RS-26 Rubez recently launched by Russia? रूस द्वारा प्रक्षेपित RS-26 Rubez किस प्रकार की मिसाइल है? क्या ये एक क्रूज मिसाइल है, या फिर एक ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर एंटी टैंक वेपन है? तो आंसर है बी ऑप्शन, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और हाल ही में इसको रशिया ने लॉन्च किया है यूक्रेन के ऊपर। इसी के साथ पहली बार इन्होंने इस मिसाइल का यूज़ किया है इन द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। इसकी रेंज की बात करें तो 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर्स तक की इसकी रेंज है, और ये डिलीवर करता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, पोजिंग अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू यूरोप एंड द US। तो ये स्ट्राइक जो इनकी है ये फॉलो करती है यूक्रेन के यूज़ को ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जिसकी वजह से फर्दर टेंशंस काफ़ी बढ़ चुके हैं। इस मिसाइल को डिराइव किया गया है फ्रॉम द RS-24 यार्ड्स और रिप्रेजेंट किया गया है एक मॉडर्नाइज्ड कैपेबिलिटी रशिया के आर्सेनल में। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि RS-26 रुबेज मिसाइल किस कंट्री की है, तो रशिया की, और किसके अगेंस्ट इन्होंने यूज़ किया, यूक्रेन के, और किस तरह की ये मिसाइल है, तो ये एक ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स को। द फर्स्ट वन इज recently the Indian Army has conducted a strategic military exercise पर्वत प्रहार in which region? सबसे पहले पर्वत प्रहार नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की है इंडियन आर्मी ने, किस रीजन में, तो आंसर इज लद्दाख। What is the main focus of the joint doctrine for cyberspace operations recently released by CDS? तो इसका मेन फोकस है military aspects of cyberspace operations। What is K9 Vajra recently seen in the news? ये क्या है, ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। Which organization recently conducted the exercise IKEA 2024? ये कंडक्ट किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। Where was the space exercise अंतरिक्ष अभ्यास 2024 inaugurated? ये इनॉग्रेट हुआ है नई दिल्ली में। Which Indian naval ship recently participated in a maritime partner exercise with Spanish ship Atalia? तो कौन सी इंडियन नेवल शिप है जिसने कि हाल ही में पार्टिसिपेट किया है एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में अलॉन्ग विद स्पेन की शिप जिसका नाम है अटालिया? दिस इज INS टाबर। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द तपस BH-201 अनमैन्ड एरियल व्हीकल रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसको डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा आज। और लास्ट में आपका एज यूजुअल कुछ होमवर्क रहता है, तो आज का जो आपका होमवर्क रहने वाला है वो रिलेटेड रहेगा रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस से, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर बारी बारी से इनका अच्छे तरीके से आंसर सोच के कमेंट में लिखना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और आप में से कोई भी अगर ऐसा है जिसको लगता है कि ये जो लेक्चर है फ्रूटफुल साबित हो रहा है आपके लिए, या फिर आपको लग रहा है कि आपके मॉक टेस्ट में जो स्कोर है करंट अफेयर्स का वो इम्प्रूव हो रहा है, या फिर आप कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू ज़रूर लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें हेल्प मिल सके, ओके। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़ात सना साइनिंग ऑफ।